हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, उसमें हमने देखी थी सेफेस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो ये वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक हो रहा होगा, तो पहले जाइए वो वीडियो भी देख सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, घड़ी के नीचे आपने इस तरीके का ऐसे पेंडुलम का मोशन देखा होगा, ठीक है। ऐसे घड़ी के नीचे टक 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 चलता रहता है, ठीक है। उस टाइप के पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ऑफकोर्स सिंपल पेंडुलम का भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, बट वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। यहां पे हम दूसरे तरीके के पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। इमेजिन करते हैं कि अगर ये आपका एक रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी के नीचे एक बॉब बॉब मतलब एक छोटा सा वजन जो है वो लटका हुआ है। इसको मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे। अगर मैं इसको इस तरीके के ऐसे मोशन प्रोवाइड करूंगा तो एक सर्कल जैसा मोशन फॉर्म करने लगेगा। और अगर हम बाहर से देखेंगे ये बहुत स्पीड में घूम रहा है तो एक कोन का शेप ले लेगा। जैसे बर्थडे पार्टी में आप देखो तो सर के ऊपर आप एक कैप लगा के जाते हो तो उसकी कैप का शेप कैसा रहता है? कोन जैसा रहता है। बिकॉज ऑफ ये पेंडुलम भी मोशन करते टाइम एक तरीके का कोन का शेप ले लेता है। इसी वजह से इस टाइप के पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब समझते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता तो कैसे पूछा जाता। इस पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। बात करें अगर इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का, तो इस डेरिवेशन को आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। 11th का चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। उसमें जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें आपने ये डेरिवेशन किया था। लेकिन मुझे नहीं पता है आप लोगों में से कितने लोगों को वो डेरिवेशन याद है या नहीं। याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आपको यहां पे वो डेरिवेशन करना तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, एक सपोर्ट बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट। इससे मैंने एक रस्सी बांध दिया है, ठीक है। इस रस्सी के नीचे मैंने यहां पे एक बॉब, ऐसा छोटा सा वजन जो है उसको ऐसे बांध दिया, ठीक। अब ये बॉब कुछ ऐसा एक सर्कुलर मोशन ऐसे गोल गोल घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। इतना तो सबको क्लियर हो गया। ये सेम वही सिनेरियो है, ये रस्सी था और ये ऐसे आप गोल गोल इस बॉब को घुमा रहे थे, ठीक। अगर ये एक सर्कल बनाया है तो इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा ही। इतना तो क्लियर है ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो इस सर्कल का एक रेडियस हो जाएगा। तो मैंने माना कि ये हो गया रेडियस। अब आपको करना क्या है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसको मैंने बोला हाइट h। यहां पे एंगल बना है थीटा। ये है हमारी रस्सी। तो ऑफकोर्स रस्सी का कोई लेंथ भी होगा, ठीक है। चलो रस्सी के लेंथ के को दिखाने के लिए हम दूसरा कलर का मार्कर यूज करेंगे। तो ये हो गया रस्सी का लेंथ L, ठीक। ये हो गया बेसिक आपका डायग्राम। अब हमको इस पे लगने वाला FBD, बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि इस बॉब पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे वो समझना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है? इसलिए हमने क्या लिखा, mg जो होगा वेट इस बॉब का वो हमेशा कहां एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। रस्सी के ऊपर जो भी फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। तो यहां पे एक फोर्स लगेगी, इस फोर्स का नाम दिया हमने टेंशन। ये हो गया टेंशन T, ठीक। अगर इसको हमको स्टेटमेंट में लिखना रहेगा तो यहां क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट, mg acts in a downward
डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, force on a string is known as tension T। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हमको डायग्राम को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो टेंशन है ये इस वेट को डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर रहा, तो मुझे इस टेंशन के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इस टेंशन को दो टुकड़ों में बेसिकली तोड़ देना है। अगर हम इस टेंशन का देखें कि कौन से कंपोनेंट में, कौन से बेसिकली क्वाड्रेंट में लग रहा है, अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो अगर आप ध्यान दोगे तो टेंशन ऊपर की तरफ ऐसे है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक फोर्स हमारा ये हो गया, बेसिकली एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। इसका मतलब इस टेंशन T को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट ये आया और दूसरा कंपोनेंट ये आया। हमारा टेंशन एक हिस्सा यहां टूटा और दूसरा हिस्सा यहां टूटा, जैसे यहां पे एक हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा। अगर ये थीटा है तो यहां जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में बताया है कि जब भी हमको कंपोनेंट रिजॉल्व करना होता है तो आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है कि जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। तो अगर ये t है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा t कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली ये वाला इक्वेशन हो जाएगा t साइन थीटा। इतनी कहानी सबको क्लियर? आगे समझते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल मैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहा हूं, साइड में मैं इनर्शियल वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अगर मैं बॉब के ऊपर बैठा हूं तो मुझे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, है ना? जैसा मैंने पहले के क्लासरूम में बताया कि अगर आप कार के अंदर बैठे हो और कार शार्प टर्न ले रही है तो हमको लगता है ना हम दरवाजे से बाहर गिर जाएंगे। वही फोर्स क्या है? हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैंने यहां पे फोर्स लगा दिया। अब बिकॉज ऑफ ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इस वजह से यहां फोर्स आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये कहानी कैसे आई है ये सबको पता है कि mv स्क्वायर बाय r होता है। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो इस v के जगह क्या पुट करूंगा? r ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r से r कैंसल, तो फाइनली बना m ओमेगा स्क्वायर r। और यही चीज मैंने यहां पे पुट किया है। ठीक है, इस चीज को आपको डेरिवेशन में नहीं दिखाना है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम। अब अगर इसी को मैं आपको फिर से समझा दूं कि अगर ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाते तब कैसा बनता, तो सेम ही चीज बनता, सिर्फ ये जो बॉब है यहां पे लगता है टेंशन T, ये हो जाता हमारा रिजिड सपोर्ट, ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता। इस साइड लगता T साइन थीटा, नीचे की तरफ लगता mg, ऊपर हो जाता T cos थीटा। और बिकॉज ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर की तरफ इस बार क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अंदर की तरफ ही लग जाता हमारा m ओमेगा स्क्वायर r। ये हो जाता हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का FBD। ठीक है,
ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको कहानी समझ में आ गई है कि इस टेंशन के दो कंपोनेंट बने, एक टी कॉस थीटा, अंदर की तरफ बना टी साइन थीटा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, और नीचे की तरफ इस बॉब का वेट है जो है mg। सिंपल। अब क्या करना है, इक्वेट कर देना। ध्यान से देखेंगे तो इस टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो यहां क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इधर है m ओमेगा स्क्वायर r। देखो टी साइन थीटा के आगे क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r, तो मैंने यहां लिखा। डिवाइड में कॉस थीटा के साथ क्या है, mg। तो t से t कैंसिल, m से m कैंसिल। अब देखो, आप जैसे ही साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिखेगा तो आप tan थीटा पुट कर दोगे। ऐसा नहीं है कि tan थीटा आप पुट कर दोगे तो आपका डेरिवेशन नहीं कंप्लीट होगा, होगा। बट 12th में जो अप्रोच फॉलो की है उसमें उसने साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan पुट नहीं किया है। इस वजह से आप भी इसको tan पुट मत करना, नहीं तो आप स्टक हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर r बाई g इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g को उस साइड भेज देते हैं और r को नीचे ले लेते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। सिंपल कहानी। अब जरा देखो हमने ऐसा क्यों किया है। जरा यहां पे एक ट्राइंगल देखेंगे। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम लोग। इस ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी, जरा देखो, ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी में जरा आप साइन थीटा अप्लाई करके देखो, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो यहां एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके होगा, इसका अपोजिट क्या है, r, और हाइपोटेनियस क्या है, l। तो क्या हो जाएगा, r अपॉन l। यहां से हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू l, इस साइड चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पे हमारे पास r cos थीटा है, इसका मतलब क्या r की वैल्यू हम l sin थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहां से r की वैल्यू उठाओ और यहां आके पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है, g sin थीटा, g sin थीटा अपॉन r की जगह क्या पुट करेंगे हम, l sin थीटा, l sin थीटा इंटू, अभी भी यहां बचा क्या है, cos थीटा। cos थीटा पुट कर दिया। अब देखो कैंसिल क्या होती हुई चीजें दिख रही हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा, g अपॉन l cos थीटा। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। अगर यहां तक आपने डेरिवेशन को समझ लिया है तो आपका 90% काम हो गया। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था
कि ये डेरिवेशन का क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है कि एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एंगल में, 2 पाई जितना। तो ये हो गया 2 पाई, और किस वेलोसिटी से, तो एंगुलर वेलोसिटी से। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे समझ लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा का वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितना, g अपॉन l cos थीटा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की इसकी कंडीशंस हम समझ लेते हैं, ठीक है। आई थिंक डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है ना कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। तो अगर आपने टाइम पीरियड निकाल ही दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकालना उतना मुश्किल बात तो है नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं वो भी। देखो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। अगर आपको वो पिछला वाला जो अभी हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे, अगर वो याद है तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो l cos थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, h के। ये कैसे आया, सेम वही ट्राइंगल OAB में आप cos थीटा अप्लाई कर दो, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से h इज इक्वल्स टू कितना आ जाता, l cos थीटा। इसका मतलब इस l cos थीटा के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, हाइट। तो फाइनली t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। किसी किसी बुक में ये एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब हम लोग देख लेंगे कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी तक पूछा होता तब हम क्या करते, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी को फिलहाल अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए हम n सिंबल यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी n, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहां से n इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन h, या फिर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। तो यहां पे आपका डेरिवेशन जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर उसको मेंशन कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।